जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 4 है कंपनी ऑडिट का। अभी तक के हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। उन 3 वीडियोस में हमने काफी कुछ सारा पॉइंट कवर कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है वो हमारे कल के लेक्चर से थोड़ा सा लिंक्ड होगा और उसके बाद हम इसमें एक नया टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो हम हमारे लेक्चर पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। कल हमने देखा था, हमने कैजुअल वैकेंसी हुई थी। कैजुअल वैकेंसी के बाद में कैजुअल वैकेंसी 2 कारणों से हुई थी। किन कारणों से? सबसे पहला कारण था हमारा कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था 3D वाला केस। 3D मतलब डेथ हुआ था, या तो डिसोल्यूशन हुआ था, या तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई थी। इन तीनों वजहों से या तो रेजिग्नेशन दिया था, या तो डिसोल्यूशन, डेथ या फिर डिस्क्वालिफिकेशन। इन तीनों केस में से किसी वाला केस भी हुआ था तो वहां पर कैजुअल वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पर अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है और वो अपना पद छोड़कर जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ हमने लाइबिलिटी लगाई थी कि आपको ये काम करके जाना पड़ेगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये सारी चीजें क्लियर की थी। तो अगर वो छोड़कर जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है कि उसको एक कंपलसरीली उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन आया मतलब उसको कंपलसरीली करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई उसके पास में और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है, उसको ये चीज करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर ऑडिटर रिजाइन करके जाता है तो उसको क्या करना होगा? फाइल ए स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 3। उसको एक फॉर्म फिल स्टेटमेंट फाइल करना होगा फॉर्म नंबर ADT नंबर 3 में। कब तक? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब उन्होंने जब रिजाइन किया उसके 30 दिन के भीतर भीतर उनको ADT नंबर 3 फॉर्म में अपना स्टेटमेंट फाइल करना होगा। स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें होंगी? तो स्टेट द फैक्ट्स एंड रीजंस कॉजिंग द रेजिग्नेशन। मतलब जिस वजह से रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है उसके रीजंस एंड फैक्ट्स उसमें आपको मेंशन करने होंगे उस ऑडिटर को। तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। अब ये किसको फाइल करना है? मतलब यहाँ पर अब 2 केस हो सकते हैं कि जो ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं वो या तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो सकते हैं या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर ऑडिटर रिजाइन करते हैं तो उनको स्टेटमेंट फाइल करना है। स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन फाइल करना है और उसके अंदर स्टेट द फैक्ट्स एंड रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन। मतलब उन्होंने रिजाइन किया है तो उसके कारण यहाँ पर उनको फाइल करने हैं उस स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट किसको किसको देना है? तो अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कोई गैर सरकारी कंपनी के केस में उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और कंपनी को देना है अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो। उसके बाद अगर यही वाली चीज जो होती है, रिजाइन किया है और वो ऑडिटर थे गवर्नमेंट कंपनी के, तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी उनको ROC को देना है ये स्टेटमेंट। उसके बाद कंपनी को भी देना है। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, पंजीयक, कंपनी के जो पंजीयक होते हैं उनको देना है, कंपनी को भी देना है। और एडिशनली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी ये स्टेटमेंट देना होगा। यही वाला जो चार्ट है अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। सेम चार्ट मैंने हिंदी में भी डिजाइन किया है। हिंदी में क्या लिखा है? इस्तीफे के मामले में लेखा परीक्षक की ड्यूटी। अगर लेखा परीक्षक ने इस्तीफा दिया है तो उस मामले में क्या ड्यूटी होगी? तो उनको एक प्रपत्र ADT 3 में एक विवरण दर्ज करना होगा। उस विवरण को कब तक दर्ज करना होगा? तो जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया है, जिस दिन उन्होंने रिजाइन दिया है उसकी तिथि से 30 दिनों के भीतर भीतर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, प्रपत्र ADT 3 में एक विवरण दर्ज करना है त्याग पत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर भीतर। और इस्तीफे का कारण बनने वाले तथ्य और कारण उस विवरण में बताने होंगे, स्टेटमेंट में बताने होंगे। अब अगर ये ऑडिटर थे गैर सरकारी कंपनी के, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के, तो उस केस में उनको ROC को, मतलब पंजीयक को देना पड़ेगा वो स्टेटमेंट, और कंपनी को भी सबमिट करना पड़ेगा। और अगर वो ऑडिटर थे सरकारी कंपनी के तो उस मामले में क्या होगा? ROC को तो देना है, कंपनी को भी देना है, और साथ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG को भी ये स्टेटमेंट फाइल करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको ये स्टेटमेंट फाइल करने का बोल दिया। अब ये भाई साहब ने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। अगर ऑडिटर ने वो ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं किया, उसके कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया, तो फिर क्या चीज होगी? इसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में।
अगर आपने किसी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन आया था आपने उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कितना लगेगा, वो यहाँ पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत वो लिखा गया है कि इन केस ऑफ फेलियर द ऑडिटर शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। मतलब अगर इन्होंने वो स्टेटमेंट फाइल करने में देरी करी या फिर उसको फाइल नहीं किया तो उनको 50,000 रुपए तक की पेनल्टी, या तो और द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। यहाँ पर इस पॉइंट में कहा गया है कि अगर ऑडिटर ने वो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, जो कि उनने अगर रिजाइन दिया और कैजुअल वैकेंसी अट्रैक्ट हुई, तो उनको एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है ADT 3 में। और वो स्टेटमेंट अगर उन्होंने विद इन 30 डेज फाइल नहीं किया तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कितनी होगी, तो 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, और द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, मतलब उन्होंने 30 दिन तक तो फाइल नहीं किया, उसके बाद में भी वो फेल हो रहे हैं, उसके बाद भी वो फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो विथ इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विथ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे, प्रतिदिन उनको 500 रुपए की पेनल्टी आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। मतलब जो फेलियर कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद में उसको 500 रुपए की पेनल्टी प्रतिदिन अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, मतलब 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी उनको लग सकती है अगर वो फेल होते हैं। मतलब विद इन 30 डेज उन्होंने फाइल नहीं किया, उसके बाद में उनको 500 रुपए पर डे की पेनल्टी के साथ साथ अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज तक लग सकती है। अब यहां पर एक चीज है कि मिनिमम जो है, मिनिमम अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए तो यहाँ पे लिख ही दिया है उन्होंने। 50,000 तो लगेंगे, अगर आपने 30 दिन के अंदर फाइल नहीं किया तो 50,000 रुपए तो मिनिमम हो ही गए, आपको देने ही पड़ेंगे। हिंदी में पढ़ते हैं विफलता के मामले में। कौन सी विफलता के मामले में, अगर आपने जो स्टेटमेंट आपको फाइल करना है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन टू ROC और टू कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू ROC टू कंपनी एंड टू द CAG, अगर आपने फाइल नहीं किया और आप विफल हो गए तो विफलता के मामले में लेखा परीक्षक 50,000 रुपए का जुर्माना या लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक जो भी कम हो, उन दोनों में से जो भी कम हो के लिए उत्तरदायी होंगे। और लगातार विफलता, मतलब 30 दिन के बाद भी अगर विफल हैं के मामले में प्रत्येक के दिन के लिए 500 रुपए के अतिरिक्त दंड का प्रावधान है। और जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक के जुर्माने के उत्तरदायी होंगे। यहां पर मैंने आपको इसका समझाया। अब हम यहाँ एक चीज इसमें समझ लेते हैं कि इन्होंने, अगर वहां पे पारिश्रमिक की आपको बात की गई थी, तो पारिश्रमिक और जो मतलब उसके ऑडिटर का रेम्यूनरेशन था, उस केस में क्या होगा। अब सपोज यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये ऑडिटर है, ये ऑडिटर, इनको मिनिमम 50,000 रुपीज की तो पेनल्टी यहाँ पे लिख दी, 50,000 रुपीज। और या तो फिर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का जो रेम्यूनरेशन है, मान लो यहाँ पर 80,000 रुपीज है। अगर ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन जो है वो 80,000 रुपए है, तो इन दोनों में से जो कम, तो 50,000 रुपीज की इनको पेनल्टी देनी होगी। अब सपोज कभी इस ऑडिटर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर 40,000 रुपीज होता, अगर इनका रेम्यूनरेशन यहाँ पर 40,000 रुपीज होता, तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर उनसे 40,000 रुपए लिए जाते, जो पेनल्टी थी वो 40,000 रुपए होती। तो यहाँ पर 2 केस मैंने आपको बताया, ये था हमारा केस नंबर 1, ये था हमारा केस नंबर 2। यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है अगर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन और मिनिमम अमाउंट है 50,000 इन केस ऑफ फेलियर, तो इन दोनों में से जो कम हो। केस नंबर 1 में ऑडिटर का रेम्यूनरेशन था 50,000 से ज्यादा, तो 50,000 लेंगे, और दूसरे वाले केस में रेम्यूनरेशन था 40,000 रुपीज, तो यहाँ पर 40,000 रुपीज ही लेंगे। ये 2 केस के माध्यम से मैंने आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है,
वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन। मतलब यहाँ पर ये ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर को असेट्स और लाइबिलिटीज को वेरीफाई करना होगा। असेट्स और लाइबिलिटी को वेरीफाई क्यों करना है? क्योंकि जो भी बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारी लाइबिलिटीज भी हैं, बहुत सारे असेट्स भी हैं। कंपनी ने फर्नीचर खरीदा होगा, प्लांट होगा, बिल्डिंग होगा, बहुत सारी चीजें कंपनी के पास होगी। अब उनकी अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। तो क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं? तो इन सारी चीजों को पता करने के लिए जब ऑडिटर ऑडिट करेंगे तो उनको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसका तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको करने हैं उसके ऑडिट, मतलब आपको किस तरीके से आपकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको वेरीफाई करनी है। तो यहां पर लिखा है टू एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको आपको उसके एग्जिस्टेंस को समझना है कि वो वहां पर एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, उसके वैल्यूएशन के बारे में जानकारी आपको लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि वाइल वेरीफाइंग द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब जब भी असेट्स और लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, उस केस में क्या करेंगे? द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया होता है किसी भी चीज की अकाउंटिंग करने का। जैसे सपोज कोई भी आपके पास असेट है जो कि डेप्रिशिएबल असेट्स है। डेप्रिशिएबल असेट्स का मतलब कि कोई भी जो वस्तु है उसका मूल्य में कमी होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के आते आते उसके मूल्य में कमी होगी। जैसे कि आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं और आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस के अंदर उसकी जो आईडीवी होती है वो हर साल कम होती जाती है। जैसे आप जब नई गाड़ी लेते हो तो वो गाड़ी सपोज आपने 1 लाख रुपए की परचेस की, 1 साल बाद वो वापस से 1 लाख रुपए में नहीं बिकेगी ही नहीं। आप जब भी बेचने जाओगे तो जो भी उसका बायर होगा उसको कम प्राइस में खरीदेगा, क्योंकि वो चीज पुरानी हो गई, उसके काफी पार्ट्स घिस गए होंगे तो उसकी वैल्यू में कमी आई होगी। उसी प्रकार से जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एएस नंबर 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 के अंतर्गत डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ऑन फिक्स असेट, मतलब ये एएस नंबर 10 है, ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट के ऊपर बात करता है। तो ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कंपनी ने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। एएस नंबर 26 है इनटेंजिबल असेट्स, मतलब जो असेट्स दिखाई नहीं देती, जैसे कंपनी की गुडविल हो गई, कंपनी का एक ब्रांड नेम हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया, ये चीजें आपको दिखती नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू होती है। आज परीक्षा है, परीक्षा एक ब्रांड का नाम है, तो इस ब्रांड को हम किसी के पास बोलेंगे तो हमारा अगर कोई नाम यूज करेगा तो हमारे नाम की वैल्यू है, तो उसको ये नाम की वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। आपको सुनते होंगे आप लोग से कि परीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, या फिर आप जो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं आप किसी का भी नाम सुन सकते हैं, तो उस तरीके से इसको इनटेंजिबल असेट्स कहा जाता है। उसके बाद आता है द ऑडिटर इज फर्दर रिक्वायर्ड टू चेक द प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस आइटम्स इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट को बोलते हैं हिंदी में स्थिति विवरण। उस स्थिति पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के पास कितनी असेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज थी, कितना कैश था, कितना स्टॉक था, बैंक में कितना पैसा था, कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी देना था, ऐसे बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ उसमें डिटेल्स होती है। तो उस बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम प्रेजेंट होते हैं उनकी वैल्यू उनको वहां पर देखनी होती है। अब ये कैसे देखेगा? जो फाइनल अकाउंट्स बनाएगा ये तो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बनाएगा। अब इसको चेक करने वाला कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा तो उस व्यक्ति को इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं है कि कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है तो उसको वेरिफिकेशन कैसे करेगा वो? अगर किसी डॉक्टर को इंजेक्शन लगानी नहीं आती, इंजेक्शन कैसे लगाएगा? उसी प्रकार से ऑडिटर को इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में बात करें तो क्या कहा गया है कि जो भी ऑडिटर है उसको इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी करने के दौरान उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए और उसको फिर उसके बाद में वो वेरीफाई करेगा। इसमें हिंदी में भी दिया गया है, संपत्तियों और देनदारियों के अस्तित्व और मूल्यांकन की जांच को ही वेरिफिकेशन कहते हैं। कि कोई भी असेट है या कोई भी लाइबिलिटी है उसका सही वैल्यूएशन करना, उसका मूल्य आंकना ही उसको वेरीफाई करना है। अब कोई भी असेट है, सपोज कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई कंपनी ने लिख लिया कि हमने 10 करोड़ का ये प्लांट एंड मशीनरी लगाया है,
तो वो प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट करता है या सिर्फ किताबों में लिख दिया कि हमने इतने का लगाया है। बैंक से उसका ईएमआई पे खरीदा होगा तो उसकी किस्त कट रही होगी, तो वो सारी चीजें आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। ऑडिटर जाएगा और सारे जितने भी ट्रांजेक्शन उस प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करने में इफेक्ट हो रहे उनको सारे को चेक करना ही, और उस प्लांट एंड मशीनरी का एग्जिस्टिंग चेक करना, ऑनरशिप चेक करना, किस नेचर का ट्रांजेक्शन है, सही अकाउंटिंग की है, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन में कैपिटल असेट के रूप में उसको वहां पर एंट्री की गई है नहीं की गई है, ये सारी चीजों को चेक करना क्या कहलाएगा, वेरिफिकेशन कहलाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ असेट। यहाँ पे दो चीजों की बात की, एक संपत्ति और एक दायित्व। असेट जो कि हमारी बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड पे एंट्री की जाती है, ठीक है, डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज आती हैं। तो डेबिट साइड में जो एंट्रीज की जाती हैं वहां पर असेट्स होती है, तो जो असेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसेस, ये लाइन भी पूछ सकता है एग्जाम में, वेरिफिकेशन ऑफ असेट इज डैश ऑडिट प्रोसेस, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन इट्स स्कोप हैज बीन लिमिटेड टू इंस्पेक्शन ऑफ असेट्स, मतलब जो परंपरा चली आ रही थी ना उसके हिसाब से ऐसा था कि परंपरागत तौर से जैसे आप असेट्स और लाइबिलिटी को चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, वो पुराना तरीका हो गया था, वेयर इट इज प्रैक्टिकेबल एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड अदर एविडेंस एज टू कंफर्म। मतलब आपको उसके अंदर जो पुराने तरीके से इंस्पेक्शन हो रहे थे उसके अंतर्गत बहुत कम चीजें पता लग रही थी, तो अब उसको प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको जब एग्जामिनेशन आप करोगे किसी भी असेट का तो उसमें आपको क्या क्या एस्पेक्ट्स चेक करने हैं, वो एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहला है द असेट वर इन एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बनी, सपोज 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 इस दिन बैलेंस शीट बनी किसी कंपनी की, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, तो ये एक साल का यहाँ पर फाइनेंशियल आपका ईयर खत्म हुआ, ईयर एंड हुआ, उस दिन आपने यहाँ पर बैलेंस शीट को बनाया, तो उस दिन बैलेंस शीट जिस दिन बनी उस दिन वो असेट वहां पर एग्जिस्टेंस में थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो उसको बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए था, तो ये एग्जिस्टेंस चेक करेंगे सबसे पहले। दूसरा, दैट द असेट हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, भैया बिजनेस के पर्पस से एक्वायर की गई थी या नहीं की गई थी, इस चीज को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी, मतलब भैया किसी अथॉरिटी के थ्रू उसको खरीदा गया था और वो बिजनेस पर्पस से ही खरीदा गया था, किसी पर्सनल यूज के लिए तो नहीं खरीदा गया था। उसके बाद तीसरी चीज, दैट द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द असेट वेस्टेड इन द बिलोंगिंग टू अंडरटेकिंग, मतलब ये जो ऑनरशिप थी ये कंपनी की ही थी उसके ऊपर या किसी और व्यक्ति की असेट थी वो, और उसको आपने बैलेंस शीट के अंदर एंट्री कर ली। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है दैट दे वर फ्री फ्रॉम एनी लीन और चार्ज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, मतलब अगर आपने कोई असेट खरीद ली, उस असेट के ऊपर आपने लोन वगैरह ले लिया, उसको गिरवी रख दिया, आपने कहीं पे यूज आप कर रहे हो, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई लोन ले लिया तो उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं था, और अगर था तो वो डिस्क्लोज किया गया तो नहीं था, तो यहाँ पर लिखा है कि दैट दे वर फ्री फ्रॉम एनी लीन और चार्ज, और डिस्क्लोज नहीं किया गया हो और उसके ऊपर कोई चार्ज हो, ऐसा तो नहीं था, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। उसके बाद दे हैव बीन करेक्टली वैल्यूड हैविंग रिगार्ड टू देयर फिजिकल कंडीशन, मतलब जैसा कि उसका फिजिकल अस्तित्व दिख रहा था उस चीज का वो वैसा ही था, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया गया था। नहीं तो एक बहुत ही बंजर मशीन है जो किसी काम की नहीं है, और उसको आपने आज मार्केट में जो वैल्यू पे आप उस सामान को लेने जाओगे, उस मशीन को लेने जाओगे, उस वैल्यू के बराबर आपने उसको वैल्यू कर लिया और उसकी वैल्यू ऐसी लिख दी, तो भाई उसका जैसा एग्जिस्टेंस दिख रहा था फिजिकली, जब ऑडिटर ने उसको फिजिकली वेरीफाई करने गया होगा तो क्या वो वैसा ही दिख रहा था जैसा कि बैलेंस शीट में जितने अमाउंट पे दर्ज किया गया था। पता रहता है ऑडिटर को कि अगर कोई नया एयर कंडीशनर है और उसकी प्राइसिंग जो है वो वहां पर लिखी हुई है 1 लाख रुपए, तो वो नया दिख भी रहा होगा, वहां लगा हुआ बताना पड़ता है, जब ऑडिट होता है तो उसमें बताना होता है कि ये जो बिलिंग है हमने इस साल खरीदी, तो ऑडिटर का अगर वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर तो उसको देखेगा उस चीज को कि ये नए जैसी दिख रही है, सारी चीजें वो देखेगा, उसके बाद ही वो अपनी रिपोर्ट में वो सारी चीजें मेंशन करके देते हैं। अगला पॉइंट आता है
दैट देयर वैल्यूज आर करेक्टली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, मतलब उनकी जो वैल्यूज थी वो सही ढंग से वहां पर डिस्क्लोज की गई थी या नहीं की थी। या तो आप बहुत ज्यादा वैल्यू करके लिख दो किसी असेट को, या बहुत कम। अब जैसे मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं, कंपनी लैंड्स परचेस कर लेती है, जमीन भूखंड परचेस कर लेती है, और उनको बता दिया आज आप लेने जाओगे कहीं भी जमीन तो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट, और वो बहुत बड़ी बड़ी जमीन ले लेती है और उसको 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वैल्यू करके बैठ जाती है। उस एरिया के जो गाइडलाइन वैल्यू होती है उससे काफी कम वैल्यू करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करती है। तो जब ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है तो उसके ऊपर ये सारी ड्यूटीज होती है उसकी, कि उसको इतने सारे एस्पेक्ट्स चेक करने हो किसी भी असेट लाइबिलिटी को वेरीफाई करते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वही चीज हिंदी में, संपत्तियों का सत्यापन। परिसंपत्तियों के सत्यापन एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रिया है। परंपरा के अनुसार इसका दायरा संपत्तियों के निरीक्षण तक सीमित था, मतलब संपत्तियों को निरीक्षण कर लिया जाता था और उसके बाद में उसको बोल दिया था कि हाँ ठीक है। पर यह व्यवहारिक और दस्तावेजी और अन्य सबूतों की जांच पर उनके बारे में जानकारी एकत्र करना ताकि पुष्टि की जा सके। क्या पुष्टि की जा सके? कि वो बैलेंस शीट की तारीख पर वो अस्तित्व में थी कि नहीं थी वो संपत्ति। उसके बाद वो संपत्ति व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ली गई थी और उचित अधिकार के तहत अर्जित की गई थी। मतलब किसी राइट अथॉरिटी ने आपको अधिकार दिया था तभी खरीदी थी कि ऐसे ही खरीद ली, मर्जी पड़ी किसी मजदूर की, उसने बोल दिया मशीन खरीद लो, खरीद के ले आए? ऐसा नहीं होगा, कोई प्रॉपर अथॉरिटी उसके ऊपर अप्रूवल देगा तभी उसको परचेस किया जाएगा। उसके बाद आता है उपक्रम में निहित या उससे संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व का अधिकार, मतलब जो भी आपने असेट खरीदी थी वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही थी। उसके बाद वे बैलेंस शीट में प्रकट नहीं किए गए किसी भी ग्रहणाधिकार या आरोप से मुक्त थी, मतलब आपने जो बैलेंस शीट के अंदर उसको दिखाई है और उसके वो अगर किसी चार्ज के अगेंस्ट ली है, मतलब उसके ऊपर आपने कहीं गारंटी दे रखी हो और वो आपने डिस्क्लोज नहीं की हुई है बैलेंस शीट में, तो वो वाला पॉइंट भी आपको चेक करना है। उसके बाद आता है उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनका सही मूल्यांकन किया गया था, मतलब वो फिजिकली जैसी दिख रही थी वैसी ही वैल्यू उनकी लिखी गई थी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट था उनके मूल्यों को बैलेंस शीट में सही ढंग से प्रकट किया गया था या नहीं किया गया था। ये इतने सारे यहाँ पर पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे, ये हमने पढ़े। इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है, ये पूरा थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग आपको लेक्चर लग रहा होगा लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है कंपनीज ऑडिट के अंदर, जितना हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए, और मैंने उसी के ऊपर ज्यादा फोकस भी किया था। और ये सारी चीजें ये थ्योरी है तो इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये जो 6 पॉइंट है किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में मेरे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं है। वैसे ही आता है वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, जैसा कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हुआ वैसा ही वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज भी होगा। तो लाइबिलिटीज का जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या चीजें चेक की जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ असेट्स, मतलब जैसा कि असेट का वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट था वैसा ही लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स उनको कंसिडर करने होंगे जब आप लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन कर रहे हो। मतलब ऑडिटर जब लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन करेगा तो उनको इन 7 पॉइंट्स के ऊपर जोर देना होगा और ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट वही पॉइंट कि ऑल द लाइबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज थी कंपनी के ऊपर वो सारी की सारी बैलेंस शीट के अंदर लिखी गई थी, नहीं लिखी गई थी। मैच कैसे करेंगे? पिछले साल हमारी बैलेंस शीट में जो आइटम्स थे वो इस साल हमारी बैलेंस शीट के आइटम में अगर दिख रहे हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिख रहे हैं, तो अगर आपने किसी लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर दिया होगा तो वो वहां से हट गए होंगे। तो रीपेमेंट किया होगा तो कैश में किया होगा, काइंड में किया होगा, बैंक से किया होगा, सारे चीजें चेक करने के बाद में ही ऑडिटर उसको अप्रूव करेगा कि यस आपने उसको पे कर दिया, तभी वो बैलेंस शीट से हटेगी, अदरवाइज वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो वेदर ऑल द लाइबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट में इंक्लूड की गई है, नहीं की गई है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल लाइबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड एट द करेक्ट वैल्यू, उनकी सही वैल्यू के आधार पर ही उनको लिखा गया है। तीसरा पॉइंट, द पर्सनल लाइबिलिटी हैव बीन मिक्स्ड अप विद द लाइबिलिटी ऑफ द कंसर्न, मतलब उस एंटिटी की जो भी लाइबिलिटीज थी और पर्सनल लाइबिलिटीज भी थी जो किसकी हो सकती है, उसके डायरेक्टर्स या उनकी जिनकी भी हो सकती है, तो वो पर्सनल लाइबिलिटीज को क्या मिला तो नहीं दिया गया था कंपनी की लाइबिलिटी के साथ में। उसके बाद लाइबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्टेड ऑन द डेट,
आपको मैंने बताया कि एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, इसका भी सत्यापन किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। अगला वाला पॉइंट बोलता है वेदर ऑल द लाइबिलिटीज आर ऑफ द कंसर्न एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब किसी एम्प्लॉय की लाइबिलिटी को तो कंपनी ने अपनी खुद की लाइबिलिटी मान के नहीं उसमें एंट्री कर ली, ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद 6 वाला पॉइंट आता है वेदर द लाइबिलिटीज हैव बीन शोन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज इफ एनी इन लाइबिलिटीज, मतलब अगर किसी साल आपने किसी बैंक से लोन लिया था, सपोज 10 CR का, आपने 10 करोड़ का कंपनी ने लोन लिया था, अब ये कहाँ पर ये लाइबिलिटी हो गई, लोन अकाउंट में दिख रहा होगा कंपनी का। अब ये लोन अकाउंट सपोज जो लास्ट ईयर था उसमें 10 करोड़ से दिख रहा था, इस वाली बैलेंस शीट में आपको ये 12 करोड़ से दिख रहा है। तो ऑडिटर के दिमाग में क्वेश्चन, फटाक से क्वेश्चन आएगा कि ये तो 10 करोड़ था, साल भर कंपनी ने रीपेमेंट भी किया, फिर 12 करोड़ कैसे हो गया? तो 12 करोड़ कब हो जाएगा? जब कंपनी ने नया लोन ले लिया होगा। तो अगर उसमें कोई इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो वो सही ढंग से वहां पर रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी चीजें चेक करनी होगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है एवरी लाइबिलिटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड क्लियरली इन द बैलेंस शीट, मतलब जो भी लाइबिलिटी रिकॉर्ड की गई है बैलेंस शीट के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये सारे के सारे पॉइंट्स चेक करने होंगे ऑडिटर को जब वो वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी कर रहा होगा। इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी में देनदारियों का सत्यापन, कंपनी की देनदारियों का सत्यापन, जब भी कोई ऑडिटर जाएगा तो देनदारियों का सत्यापन संपत्ति के रूप में एक वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि संपत्ति का सत्यापन आप करते हो। देनदारियों के सत्यापन के लिए लेखा परीक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सभी देनदारियों को बैलेंस शीट में शामिल किया गया है या नहीं, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट, सभी देनदारियों को सही मूल्य पर शामिल किया गया है, शामिल तो किया गया है लेकिन गलत मूल्य पे कर लिया, तो सही मूल्य पे सभी देनदारियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या व्यक्तिगत देनदारियों को प्रतिष्ठान की देनदारियों के साथ मिला दिया गया है, अगर कोई पर्सनल लाइबिलिटी थी उसको क्या कंपनी के लाइबिलिटी के साथ मिक्स तो नहीं किया गया, ये भी चीज चेक करनी होगी। नेक्स्ट वाला, तुलन पत्र, मतलब बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयताएं वास्तव में उस स्थिति को विद्यमान थी या नहीं थी, ये चीज चेक करना पड़ेगा कि उस दिन वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। जिस दिन सपोज 31 मार्च को बैलेंस शीट जब बनाई कंपनी ने, तो उस बैलेंस शीट जिस दिन वो बैलेंस शीट बनाई इस डेट पे वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, ये पॉइंट चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या सभी देनदारियां व्यवसाय से संबंधित थी ना कि कर्मचारियों से, मतलब उसके एम्प्लॉय से संबंधित कोई लाइबिलिटी तो नहीं आपने रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद क्या देनदारियों को देनदारियों में वृद्धि या कमी यदि कोई हो को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित किया गया हो। लोन वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, 10 CR का लोन था, इस साल वो 12 करोड़ का लोन दिख रहा है, तो 12 करोड़ का कब होगा? जब उसमें इंक्रीज होगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कंपनी को, किसको? ऑडिटर को, जब वो ऑडिटर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद में क्या बैलेंस शीट में प्रत्येक दायित्व को स्पष्ट रूप से समझाया गया है, बैलेंस शीट के अंदर जो भी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की गई है वो सही ढंग से वहां पे आपको एक्सप्लेन की गई है या नहीं की गई, ये सारी चीजें ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ेगी जब वो लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन या सत्यापन कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। जब आप या ऑडिटर जब भी जाएंगे किसी भी चीज का वेरिफिकेशन करने तो वैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्य आंकेंगे। तो मूल्य कैसे आंकेंगे? उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर लिखा है वैल्यूएशन ऑफ असेट मींस डिटर्मिनेशन और द एसर्टेनमेंट ऑफ द मनी वैल्यू, उसका जो मूल्य है मुद्रा में उस मूल्य का एसर्टेनमेंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द एसर्टेनमेंट ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ दैट असेट विच द असेट आर शोन इन द बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट के अंदर दर्शाई गई असेट्स है उसके वैल्यू का डिटर्मिनेशन या एसर्टेनमेंट करना क्या कहलाता है? वैल्यूएशन कहलाता है। However, in audit, it implies critical examination and testing of the determined values of the assets on the basis of generally accepted accounting principles. मतलब जो भी generally accepted एक accounting standards दिए कि इसके हिसाब से आपको accounting करनी है, उसके हिसाब से अगर चेक करे जाए तो एक क्या है यहाँ पर जो है critical examination हो जाता है ये,
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि वैल्यूएशन क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है ऑफ इंश्योरिंग दैट द मनी वैल्यू ऑफ द असेट एज शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, टू वेरीफाई वेदर द असेट शोन इन द बैलेंस शीट हैव बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड। प्रॉपर्ली वैल्यूड कैसे पता चलेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है एस नंबर 10 के हिसाब से, उसमें आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें वो किया है कि नहीं, आपने डेप्रिसिएशन बराबर तरीके से लगाया है कि नहीं लगाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी चीजों का वहां पर आपको वैल्यूएशन करने के लिए दिए गए हैं, आपको कैसे डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, कैसे आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आपको प्रोवाइड की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, ICAI बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है हमारे पास, टू इंडिकेट दैट द बैलेंस शीट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बैलेंस शीट जो बनाई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, सही व्यू दे रही है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो भी आपने एंट्रीज पास किए, जो भी आपने उसके अंदर आपके वैल्यूएशन रिकॉर्ड्स किए, वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो जो आपकी बैलेंस शीट है, अगर वो कोई देख रहा है तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है। अब जब भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं तो उसमें भी वो ट्रू एंड फेयर व्यू ही देते हैं, कि जो भी उन्होंने पाया, जो भी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के अंतर्गत पाया कि क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरे को क्या क्या इसमें चीजें मिली, और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट्स बनाते, तो उस रिपोर्ट्स के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू देते विदाउट एनी बायस। वो बायसनेस नहीं रखते उसके अंतर्गत। ठीक है, कोई भी पक्षपात नहीं रखते कि क्योंकि वो एक ऐसा मीडिएटर व्यक्ति हो जाता है जिसको मेंबर्स तक सही जानकारी पहुंचानी होती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की सही जानकारी जो है वो मेंबर्स तक पहुंचानी होती है, क्योंकि मेंबर्स सारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डिसीजंस जितने भी लेते हैं वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही अपने डिसीजंस लेते हैं, वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव आता है, टू इंडिकेट दैट देयर इज नो मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स टू इन्फ्लेट और रिड्यूस द प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने के लिए उसमें अकाउंट्स में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है, कोई आपने उसके अंदर गड़बड़ी तो नहीं कर दी है कंपनी के अंदर। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए थे मैनेजमेंट ने, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं करा जिससे प्रॉफिट कम ज्यादा किया गया हो। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं वैल्यूएशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही चीज हिंदी में संपत्तियों का मूल्यांकन। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का अर्थ है उस धन मूल्य का निर्धारण करना जिस पर संपत्ति को बैलेंस शीट में या फिर तुलन पत्र में दिखाया गया है। हालांकि लेखा परीक्षा में इसका तात्पर्य आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर परिसंपत्तियों के निर्धारित मूल्यों की आलोचनात्मक जांच और परीक्षण से है। मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं कंपनी को, तो उसके हिसाब से किए गए नहीं किए गए इसकी जांच करना ही क्या कहलाता है, संपत्तियों का मूल्यांकन। लेकिन उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को बैलेंस शीट में दिखाए गए धन मूल्य ठीक से निर्धारित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य में 3 चीजें आपको चेक करनी होगी। सबसे पहले सत्यापित किए गए बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्ति उचित मूल्यांकन किया गया है नहीं किया गया है, मतलब ठीक ढंग से उसको आपने प्रेजेंट किया है या नहीं किया है। दूसरा, उसमें बैलेंस शीट व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जो बैलेंस शीट है वो निष्पक्ष, विदाउट एनी बायस, ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दे रही है नहीं दे रही है। वो तीसरा, यह इंगित करने के लिए कि लाभ को बढ़ाने या कम करने के लिए खाते में कोई हेरफेर तो नहीं किया गया, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है। ये सारी चीजें आपको कंसिडरेशन में लेनी होती है। वैल्यूएशन ऑफ असेट क्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा प्रो। परीक्षा प्रो क्या चीज है, परीक्षा प्रो में आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसके अंदर राज्य एवं केंद्र की परीक्षाओं की तैयारी एक ही जगह पर एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे आप। उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जैसे कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का डेली डोज, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की टेस्ट सीरीज और दूसरी टेस्ट सीरीज भी। तो साथ में आपको ग्रुप 2 की भी सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसमें रोजाना प्रतिदिन फ्रेश कंटेंट ऐड होता है। तो इसमें आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का डेली डोज, जो कि डेली सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर चल रहा है,
और दूसरा है यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न। जैसा कि एग्जाम में पैटर्न आता है उसी पैटर्न पर आधारित हूबहू उसी पैटर्न पर बनाई गई टेस्ट सीरीज ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ में ऐड होके मिलेगी। तो अगर आप परीक्षा प्रो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज फिर से अपने लिए कुछ क्वेश्चन, अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे हमारे पिछले, ये 4th लेक्चर है जो 3 लेक्चर तक, और इस 4th लेक्चर में हमने आज तक जो भी पढ़ा वो सारा की सारा यहाँ पर हमारे पास आ गया। द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर शेल बी फाइल्ड विद इन। अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो उसको स्टेटमेंट कितने दिन में फाइल करना होता है। अभी अभी कुछ देर पहले हमने इसी लेक्चर के अंतर्गत चार्ट में पढ़ा था, यहाँ पर दिया है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। अगर वो 30 दिन में फाइल नहीं करते हैं तो उसके आगे कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा कि उनको पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी की भी लिमिट पड़ी। कितनी लिमिट पड़ी? मिनिमम 50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, मतलब ऑडिटर का रेम्यूनरेशन या फिर 50,000, इन दोनों में से जो भी कम हो। और अगर फिर भी 30 दिन के बाद भी कंटिन्यूस फेलियर आ रहा है, उस केस में क्या होगा? तो फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब उसको 31st डे के बाद जो नेक्स्ट डे है उससे 500 रुपए रोज, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर अगर वो उनको कितने दिन में फाइल करना होता है? लेखा परीक्षक द्वारा त्याग पत्र देने की स्थिति में धारा 140 उपधारा 2 के अंतर्गत विवरण निम्नलिखित समय में कितने समय में दाखिल किया जाता है? तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, मतलब 30 दिन, जो उन्होंने जिस दिन रिजाइन किया उसके 30 दिन के भीतर उनको ये स्टेटमेंट फाइल करना होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, इन केस रिजाइनिंग ऑडिटर डज नॉट फाइल द स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड द मिनिमम पेनल्टी इन दिस केस शैल बी। जस्ट अभी मैंने इस पॉइंट को समझाया कि मिनिमम पेनल्टी कितनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 50,000 और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। मैंने आपको 2 केस भी बताए इसमें बना के। एक केस में ऑडिटर का रेम्यूनरेशन 80,000 था तो पेनल्टी 50,000 हो जाएगी, और अगर एक केस में ऑडिटर का रेम्यूनरेशन 40,000 था तो वहां पर पेनल्टी 40,000 हो जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे 50,000 और रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, सीधे रूल्स लिखे हैं, रूल्स ही पढ़े, रूल्स के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखोगे आपको सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 50 पे है, मैं आने वाले लेक्चर्स में किसी दिन आपको वो वहां से निकाल के बताऊंगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ रिलेटिव एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी, हम फर्स्ट लेक्चर पे पहुंच गए यहाँ पे। इफ रिलेटिव एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी एक्सीडिंग प्रीसीडिंग लिमिट इन द कंपनी द ऑडिटर शेल टेक करेक्टिव एक्शंस विद इन। अगर कोई रिश्तेदार है वो कंपनी में कोई सिक्योरिटी होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो ऑडिटर को, मतलब उस रिलेटिव को सुरक्षात्मक कार्यवाही करेगा। कितने दिन में करेगा? यहाँ पर ऑडिटर नहीं, रिलेटिव करेगा। सुधारात्मक कार्रवाई करेगा, वो कितने दिन में करेगा? यहाँ पर रिलेटिव आएगा, रिलेटिव करेक्टिव एक्शंस लेगा। यहाँ पर वो कितने दिन में लेगा? ऑडिटर नहीं लेगा, रिलेटिव लेगा। यहाँ पे रिलेटिव करेक्टिव एक्शंस कितने दिन में लेगा? तो विद इन 60 डेज। जिस दिन उसने सिक्योरिटी ले ली तो सिक्योरिटी लेने के विद इन 60 डेज वो उसको ठीक कर लेगा। अगर उसने ठीक नहीं किया तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, ऑडिटर की डेफिनेशन में पढ़ा था रिलेटिव क्या होता, वहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि रिलेटिव में किसको किसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर रिलेटिव ने किसी कंपनी में, जिस कंपनी में वो ऑडिटर इच्छुक है ऑडिट करने के लिए, वहां पर कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो रिलेटिव सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लिमिट के फेस वैल्यू के लिमिट के शेयर होल्ड कर सकता है। 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू के, जिस दिन ये लिमिट 1 लाख से इंक्रीज हो जाती है, 1 लाख से 1 रुपया भी इंक्रीज हो गई, तो उस दिन से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि विद इन 60 डेज वो करेक्टिव एक्शंस ले ले, और अगर वो करेक्टिव एक्शंस नहीं लेता है तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब वो लिमिट को मेंटेन कर ले, 1 लाख रुपए तक ले आए। सपोज शेयर की जो वैल्यू है वो आज 1 लाख थी, इसको बोनस मिल गया तो इसके पास 1,10,000 हो गई, मतलब 1.1 लाख हो गई। अब क्या करेगा ऑडिटर? तो उसको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे रिलेटिव को, उसको मेंटेन करने के लिए लिमिट को वापस 1 लाख रुपए तक के लिए लाने के लिए।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें क्वेश्चंस 3 थे हमारे पास। हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर ऑडिटर की ड्यूटी पढ़ ली। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, उन्होंने अगर रिजाइन दिया है और रिजाइन देने के बाद में कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो रिजाइन तो दिया है, आपको एक काम करके जाना पड़ेगा, एडीटी नंबर फॉर्म 3 में एक स्टेटमेंट फाइल करके जाना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ दैट रेजिग्नेशन। और अगर आप 30 डेज में रेजिग्नेशन मतलब स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ा। एक सेपरेट आपका टॉपिक दिया गया था, वो आज यहाँ खत्म होता है। हमारा लगभग ऑडिट का मेजर पार्ट इन 4 लेक्चर्स में खत्म हो चुका है। इन्हीं पे बेसिस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम फिर ऑडिट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इनकम टैक्स के ऊपर स्विच करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आप परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।